हुई। सोलर सिस्टम है क्या? सोलर सिस्टम की बेसिकली डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में लिख देता हूं। तो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है कि वो जो सूरज की ग्रेविटी की वजह से सन, प्लैनेट और मून, एस्ट्रॉइड और कॉमेट जो सूरज के गिर्द रिवॉल्व होने पर मजबूर हो गए और उससे जो सिस्टम वजूद में आया उसी को कहते हैं सोलर सिस्टम। और ये कब वजूद में आया? 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। और किसने दिया जी? कॉपरनिकस ने। ठीक है जी। तो ये हमारा सोलर सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। अब इससे किस तरीके से प्लैनेट वजूद में आए, हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, और प्लैनेट के अलावा हमारे पास सन में, सूरज, इसमें सोलर सिस्टम चीजें क्या हैं? एक तो हमारा स्टार है, और हमारे स्टार के नियरेस्ट स्टार कौन सा है जी? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो नियरेस्ट स्टार है। और मैंने कुछ यूनिट्स भी आप लोगों को बताए थे, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि हम जमीन पर तो एक साल के जरिए से, जिसके अंदर 365 दिन होते हैं, फायदा उठा लेते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेस की बात करूं तो स्पेस के अंदर हमें बड़े यूनिट चाहिए। जैसे हम जमीन पर जो है टन का यूनिट यूज कर रहे होते हैं, एक बड़ा यूनिट है, इस तरीके से स्पेस के लिए तो हमें बहुत बड़े बड़े यूनिट चाहिए। तो उनमें मैंने आपको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया था, 1 AU। 1 AU को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और ये द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, इसको एक जो है 1 AU कहते हैं। और ये 150 मिलियन किलोमीटर है। उसके अलावा जो है एक गैलेक्टिक ईयर मैंने बताया था, यानी ये जो सूरज है, सूरज जो है वो गैलेक्सी के गिर्द जो चक्कर लगा रहा है, ये 225 से लेकर 250 मिलियन ईयर में लगा रहा है। दिस इज कॉल्ड 1 गैलेक्टिक ईयर। 1 गैलेक्टिक ईयर। और वो जो गैलेक्सी है, वो गैलेक्सी भी अपने अंदर जो ब्लैक होल मौजूद है इसके गिर्द घूम रही है। वो जो गैलेक्सी है ना, यानी दुनिया की हर चीज जो है वो तैर रही है, वो अपने अपने मदार के अंदर, अपने अपने ऑर्बिट के अंदर, हर चीज हरकत में है दुनिया में, जो भी बॉडी है। और इसमें आपको पता होना चाहिए, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। और ये हम स्टार्ट कहां से हमने किया है? कॉस्मोलॉजी से। कॉस्मोलॉजी इज कॉल्ड स्टडी ऑफ यूनिवर्स, इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। और आपकी एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड जो है आपकी जो है एस्ट्रोनॉमी। तो इसमें सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? सेलेस्टियल बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो आपको स्पेस में नजर आती है और जिसका वजन होता है और जो जगह घेरती है। स्पेस में होने वाला कोई भी मैटर वो क्या कहलाएगा? आपकी सेलेस्टियल बॉडी कहलाएगा। जैसे आपकी स्टार की स्टडी है, पहले मैं एस्ट्रोलॉजी कह देता था, लेकिन पीपीएससी एस्ट्रोनॉमी मानती है। एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ स्टार इज कॉल्ड, ये करेक्शन कीजिएगा पिछले सेशन वाले भी, स्टडी ऑफ स्टार इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है जी। और बाकी स्टडी ऑफ अर्थ, ये भी एस्ट्रोनॉमी। स्टडी ऑफ मून, ये भी एस्ट्रोनॉमी। ठीक है जी। जो भी सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी है वो क्या कहलाएगी? वो आपकी सेलेस्टियल बॉडी। और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में फर्क क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडी, मैं हूं, एक बॉडी हूं, मेरे साथ मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ मेरी टांगें जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ मेरा सर जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं अपने हाथ काट कर अलग कर दूं, अपनी गर्दन काट कर अलग कर दूं, अपने पांव काट कर अलग कर दूं, तो मैं क्या बन जाऊंगा? मैं एक ऑब्जेक्ट बन जाऊंगा। मेरा धड़ एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। या मैं इस सारों को इकट्ठा करके रख दूं तो ये भी एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो जुड़ा हुआ नहीं होता, क्लस्टर में होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो एक बॉडी होता है, एक जान होता है, जैसे सूरज, सूरज एक जान है, प्लेनेट है, एक जान है। लेकिन गैलेक्सी ये क्या होती है? क्लस्टर में होती है। इसके अंदर, गैलेक्सी के अंदर आपको स्टार भी मिल जाएंगे, गैलेक्सी के अंदर आपको प्लेनेट भी मिल जाएंगे, गैलेक्सी के अंदर आपको जो है और भी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है जी। कॉमेट्स मिल जाएंगे, एस्ट्रॉइड मिल जाएंगे। वो तो सारे एक तरह के नहीं है, स्टार की कुछ और फॉर्मेशन है,
प्लैनेट की कुछ और फॉर्मेशन है। तो जो एक जैसी चीज से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। और जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है स्पेस में कोई चीज, उसको क्या कहते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो जो है सेलेस्टियल बॉडी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं जनाबे वाला, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, हाँ ठीक है जी। स्टडी ऑफ अर्थ में एज ए प्लेनेट की बात कर रहा हूं, एज ए प्लेनेट अगर आप बात करते हैं, द स्टडी ऑफ प्लेनेट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है जी। अगर अर्थ की वो जियोलॉजी जो है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर जब अर्थ का होता है उसको दैट इज कॉल्ड जियोलॉजी। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी आपको यहां तक पता चल गया और इसकी सोलर सिस्टम की डेफिनेशन भी पता चल गई और हमारी बुनियाद जो है वो क्लियर हो गई। अब हम इसके देख लेते हैं। इसके अंदर जो है एक तो हमारा स्टार है सन और 8 प्लैनेट्स हैं। और इन 8 प्लैनेट्स के आपको नाम आने चाहिए, जिनमें मरकरी, और इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। ठीक है जी। तो मरकरी पहले नंबर पर, उसके बाद दूसरे नंबर पर वीनस, तीसरे नंबर पर जो है आपकी अर्थ, चौथे नंबर पर आपका मार्स, और फिर एक एस्ट्रॉयड बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट, और फिर उसके बाद जो है आपका जुपिटर, जुपिटर, और फिर उसके बाद जो है आपका सैचरन, फिर उसके बाद आपका यूरेनस, यूरेनस, और फिर उसके बाद आपका नेपच्यून। ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं। अभी इसको मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा, लेकिन आपने इनके नाम अच्छे तरीके से याद करने हैं, आपको ऐसे आने चाहिए जैसे मुझे आते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपसे इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है 8 प्लैनेट्स के नाम बताओ। ठीक है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैचरन, यूरेनस, और फिर यहां पर भी एक बेल्ट होती है जिसको आप क्या कहते हो, ये आपके यहां पर डॉर्फ प्लैनेट होते हैं, क्योंकि अब मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहां पर लिख देता हूं। इनको डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं। जैसे हमने कहा डार्क स्टार, ऐसा स्टार जो स्टार की कैटेगरी में नहीं लाई किया जा सकता अपने साइज के एतबार से, अपने जो है लाइट ना क्रिएट करने की वजह से। एक ऐसा स्टार जिसकी हाइड्रोजन खत्म हो गई है, जिसका पेट्रोल खत्म हो गया और वो लाइट अब प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो वो क्या कहलाएगा, डार्क स्टार। और इसी तरीके से एक ऐसा प्लैनेट जिसका साइज प्लैनेट के बराबर नहीं है, वो क्या कहलाएगा, वो जो है डार्क प्लैनेट कहलाएगा, लाइक सीरस। सीरस इज द लास्ट जो है लार्जेस्ट डॉर्फ प्लैनेट। ठीक है जी, आप ऑफ योर सोलर सिस्टम। सीरस आपके जो सोलर सिस्टम है उसका लार्जेस्ट जो है वो क्या है, आपका डॉर्फ प्लैनेट है। उसके बाद प्लूटो, प्लूटो के बारे में आपने सुना होगा। तो इसको भी पहले समझा जाता था कि ये शायद सोलर सिस्टम का पार्ट है, लेकिन 2006 के अंदर जो है इसको सोलर सिस्टम से एक्सक्लूड कर दिया गया था और प्लूटो अब डार्क प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। इस तरह के आपके डार्क प्लैनेट भी होते हैं जो प्लैनेट की कैटेगरी पर पूरा नहीं उतरते। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या होता है जी, क्यूपिलर बेल्ट। ठीक है, और ये जो प्लैनेटरी मोशन है, इस प्लैनेटरी मोशन को प्लैनेटरी मोशन डिस्क्राइब बाय कैपलर्स, कैपलर्स लॉ। ठीक है जी, कैपलर्स लॉ। जो प्लैनेटरी मोशन है इसको किसने डिफाइन किया जी, कैपलर ने। ये याद होना चाहिए आपको। और उसके बाद लास्ट में आपके पास क्या होती है जी, कैपर बेल्ट। ठीक है जी, कैपलर बेल्ट होती है आपके पास, ये जो मैंने लास्ट में बताई है। ठीक है जी, तो ये लास्ट में आपकी कैपलर बेल्ट। तो ये होते हैं जी सोलर सिस्टम के कंपोनेंट। अब ये किस तरीके से फॉर्म हुए, क्या हुआ, कैसे हुए, इनकी क्या इंफॉर्मेशन है, तो इससे पहले आपको दो चीजों का पता होना चाहिए। एक रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है किसी चीज के गिर्द घूमना। ठीक है जी, ऑर्बिट अराउंड सम ऑब्जेक्ट या एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ऑर्बिट अराउंड सम ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द घूमना, इसको इसको क्या कहते हैं जी, रेवोल्यूशन। और दूसरा आपके पास क्या होता है जी, रोटेशन।
ठीक है जी। ऑर्बिट करना, रिवॉल्व, रोटेट करना अराउंड ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस के गिर्द रोटेट करना, रोटेट अराउंड। तो ये दो चीजें, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर हो सकता है कि मेरे ऐसे चक्कर लगा रहा हो, ऐसे चक्कर लगा रहा हो, मेरे ऐसे चक्कर लगा रहा हो, और हो सकता है ये अपने जो है सेंटर के गिर्द भी ऐसे घूम रहा हो। ठीक है, तो रोटेशन कहते हैं इसको, ये जो अपने खुद ही घूम रहा है इसको कहते हैं रोटेशन। और रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, ये जो मेरे जो अराउंड घूम रहा है इसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। रेवोल्यूशन और रोटेशन में आपको आई होप के फर्क पता चल गया होगा, ये दो चीजें आपको बताना चाहिए। अब हम कहां तक पहुंच गए, हम 13.8 बिलियन ईयर से लेकर, और हमने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पीपीएससी में बन सकता हो, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ऑलरेडी आया वो। दोनों तरह के क्वेश्चन या तो आपने मेरे मुंह से सुन लिए, या आपको नोट्सों में मिल गए, या जो है मैंने आपको जो है यहाँ पर लिखवा दिए। तो तीन तरह का डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है जी, और ये थोड़ा सा ही है जिसको मैंने 10 मिनट के अंदर क्लास के शुरू में बता दिया आपको। और रोटेशन और रेवोल्यूशन का आपको पता चल गया, और ये आपके 8 जो है ना 10 एक चीजें हैं जो सोलर सिस्टम का हिस्सा है। अब ये 10 चीजें कैसे बनी, इनमें से सबसे पहले कौन सी चीज बनी, और इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले अब देखें, वो जो निबोला था, सोलर निबोला, उस सोलर निबोला से हमारा ये वाला स्टार सन वजूद में आ गया। और बाकी इस सन के अंदर क्या होना शुरू हो गया, हल्की गैसें इसने ट्रैप कर ली, हाइड्रोजन, और उस हाइड्रोजन से इसने हीलियम बनाना शुरू कर दी, और बाकी गैसें क्या चली गई, बाकी गैसें बाहर चली गई ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने क्या किया, उन चीजों को बाहर की तरफ धकेल दिया, और सेंट्रीपिटल फोर्स ने हल्की चीजों को अंदर रख दिया, और उसकी वजह से ये स्टार आपका फॉर्म हो गया। अब वो जो बाहर गई थी चीजें, वो क्या हुआ, वो भी भाईजान उनके अंदर भी, वो भी कोई आम चीजें नहीं है, वो भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, वो भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो उनमें सबसे पहले ना एक और चीज वजूद में आई, और वो क्या थी, वो जुपिटर, जो आपके प्लेनेट का सबसे बड़ा, जो आपके सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। और प्लेनेट और स्टार में आपको डिफरेंस पता चल गया। यानी प्लेनेट क्या होता है, जो अपनी रोशनी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और जो अपनी रोशनी खुद प्रोड्यूस कर सकता है उसे क्या कहते हैं जनाबे वाला, स्टार कहते हैं, स्टार कहते हैं। तो उसके बाद हमारा जुपिटर जो था, इसका साइज तो बहुत बड़ा, और इसने कोशिश की कि मैं भी, क्योंकि हर चीज अपने नुक्ता इंतहा पर, अपने जो है एक्सट्रीम पॉइंट पर जाना चाहती है। तो जुपिटर ने भी कोशिश की कि ये भी वो थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अपने ऊपर करवा ले। इसने भी कहा कि जी, क्योंकि ये भी, इसके अंदर भी हाइड्रोजन और हीलियम थी, इसने भी कहा कि मेरे अंदर जो है ना वो क्या हो जाए जनाबे वाला, मेरे अंदर जो है वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो जाए। लेकिन वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इसके अंदर नहीं हो सका ड्यू टू इट्स साइज। तो ये इसके साइज की वजह से इसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो सका। लेकिन ये क्या हुआ, ये इस सन की ग्रेविटी की वजह से क्या होना शुरू हो गया, सूरज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू हो गया। तो हमारा पहला लार्जेस्ट प्लेनेट जो है वो क्रिएट हो गया, और इसी तरीके से फिर बाकी हमारे जो प्लेनेट हैं वो भी क्रिएट हो गए। सबसे पहले कौन सा प्लेनेट क्रिएट हुआ, सबसे पहले प्लेनेट क्रिएट हुआ जी जुपिटर का, और जो कि 11 जमीनों के बराबर है। जुपिटर 11 जमीनें मिलकर एक जुपिटर बना सकती हैं। तो ये आपका क्या बन गया जनाबे वाला, जुपिटर। और उसके बाद फिर बाकी जो चीजें थी, जुपिटर में भी हाइड्रोजन और हीलियम आ गई, एक बहुत बड़ा चीज बन गई, प्लेनेट बन गया। बाकी चीजों से क्या बन गया जी, बाकी चीजों से आपके ये बाकी 8 प्लेनेट्स बन गए। और ऐसी चीजें स्पेस में जो बेचारी कुछ नहीं बन सकी, जो ना प्लेनेट बन सकी ना स्टार बन सकी, इस सोलर सिस्टम में भी तो ऐसी चीजें थी, तो वो क्या हो गई, वो बट्टे बन गए। बट्टे कितनी तरह के हैं, बट्टे इधर 3 तरह के बट्टे हैं, वैसे बेसिकली तो 2 तरह के बट्टे, 2 तरह के बट्टे। एक हैं जी कॉमेट्स, ये भी ऑर्बिट करते हैं सन के अराउंड, ठीक है जी। और अवेलेबल होते हैं इन
कैपिलर बेल्ट यहां से यहां पर होते हैं ये, और ये क्या होते हैं, गैस और डस्ट के बने होते हैं, गैस, डस्ट और आइस, ये तीन नाम आपने याद रखने हैं। कॉमेट्स किस चीज का बना हुआ है जी, गैस, डस्ट और आइस। कॉमेट किस चीज का बना हुआ है, गैस, डस्ट और आइस, और ये कहां पर होते हैं जी, बाहर सोलर सिस्टम से बिल्कुल आखिर एज के ऊपर होते हैं कॉमेट्स, ठीक है जी। और उसके बाद आपके क्या होते हैं जी, एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या होते हैं, ये भी बट्टे हैं, लेकिन ये क्या है जी, रॉक, स्टोन और एंड गैसेस, स्टोन, ये क्या है जनाबे वाला, आपके एस्टेरॉइड। और ये एस्टेरॉइड और कॉमेट्स, ठीक है। अब इनमें हम एक और चीज भी देखेंगे कि जब ये इन एस्टेरॉइड या कॉमेट में से, क्योंकि ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी सूरज के गिर्द ऑर्बिट अराउंड अर्थ, ऑर्बिट अराउंड सन, ये दोनों चीजें भी, तो ये सारी चीजें जो अभी मैं बता रहा हूं कि ये आपके 8 प्लैनेट्स और ये आपके कॉमेट्स, ये आपके जो है एस्टेरॉइड, ये सारे के सारे किसके गिर्द घूम रहे हैं, सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं, ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, सूरज की ग्रेविटी की वजह से 8 प्लैनेट, सोलर, ये आपके एस्टेरॉइड, कॉमेट, इन सब का चक्कर लगाना सूरज के गिर्द, यही आपका सोलर सिस्टम है। और फिर उनके ये जो 8 प्लैनेट्स है ना, इनके आगे मून्स भी हैं, तो इसकी जो है तस्वीर बन के आपके पास आएगी, ठीक है। बल्कि मैं नेचुरल सैटेलाइट भी लिख देता हूं, जगह हमारे पास है, ठीक है जी। नेचुरल, ये जो मून होते हैं ना, इनको नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं, ठीक है जी। आपके पास दो तरह की सैटेलाइट होती हैं, एक आपकी नेचुरल सैटेलाइट होती है और एक आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। नेचुरल सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट जो नेचुरली वजूद में आ गई और किसी प्लेनेट के अराउंड जो है वो ऑर्बिट करना शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। जो भी नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है, नेचुरल सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट होती है जो नेचुरली वजूद में आ गई, और क्या हुआ, जैसे अर्थ का है मून, मून इसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है। क्या हुआ, कहते हैं दो तरह की परसेप्शन है इसके बारे में, कि शायद अर्थ का ही एक टुकड़ा किसी कॉमेट से टकराने की वजह से अर्थ से अलहदा हुआ और इसके गिर्द रिवॉल्व करना शुरू हो गया ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ का एक टुकड़ा अर्थ के गिर्द घूमना शुरू हो गया और एवोल्यूशन के जरिए से वो जो है ना वो मून बन गया। तो दिस इज कॉल्ड जो है वो आपकी नेचुरल सैटेलाइट। और जो इंसान खुद छोड़ता है कि भाई अर्थ के गिर्द घूम या मार्स के गिर्द घूम या मरकरी के गिर्द घूम, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट 3 तरह की होती हैं, लियो, मियो और जियो, यानी लो अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट और जो है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। 3 तरह की सैटेलाइट होती हैं, लो अर्थ ऑर्बिट और जो है मिडल अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। 3 तरह के ऑर्बिट में, यानी जो नीचे नीचे होती हैं, जो आपको वेदर वगैरह की इंफॉर्मेशन देती हैं, वो कौन सी कहलाती हैं जी, लो अर्थ ऑर्बिट। और उसके बाद मिडल अर्थ ऑर्बिट, ये आपको जो है जीपीएस सिस्टम वगैरह जो आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं, ये आपकी मिडल अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स होती हैं। और उसके ऊपर जो आपकी जियो स्टेशनरी होती है, वो भी आपको आपके आउटर स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है, ठीक है जी। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, स्पेस किस तरीके से वजूद में आती है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि नेचुरल सैटेलाइट जो है वो आपकी होती हैं, और नेचुरल सैटेलाइट जो आपकी मरकरी है इसकी 0, वीनस की 0, ठीक है जी। वीनस की कितनी है जनाबे वाला, 0। और उसके बाद जो है अर्थ की 1, अर्थ की 1, उसके बाद मार्स की 2, मार्स की 2, जुपिटर की 79 और सैचरन की अकॉर्डिंग टू नासा न्यू रिपोर्ट 82, ठीक है जी, 82 सैचरन की। और जो है यूरेनस की 69, नॉट इंपॉर्टेंट, आई थिंक 69। नेपच्यून की भी जो है मेरा ख्याल 40 होंगी शायद। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद गलत हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये दो आपके पास क्या हो गई जनाबे वाला, ये आपकी सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट। ये पूछ लेता है मरकरी की कितनी है, एमसीक्यू आ सकता है, वीनस की भी पूछ सकता है, अर्थ की भी पूछता है, मार्स की भी पूछता है, जुपिटर की भी पूछता है, ठीक है। तो ये चीजें वो पूछ सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। और ये भी सारी चीजें पूछ सकता है। अब इसकी पिक्चर आपके पास आएगी, अब हम थोड़ी सी पिक्चर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे पिक्टोरियल हमें एतबार से किस तरीके से लगता है हमारा सोलर सिस्टम।
कोई सवाल तो नहीं है? थोड़ी स्पीड मेरी ज़्यादा है, मैं मानता हूँ। असल में ना अब देखो, अब आपकी ये बात ख़त्म हो जाएगी कि कितना पढ़ाना है, अब वो भी मैं डिसाइड करूँगा, और ना आपको ये कहने का इख्तियार होगा कि बस ठीक है। अब आपके ये इख्तियार ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि मैंने कोर्स को कंप्लीट करना है, और जो है अब आपके ये जितना पढ़ाना होगा मुझे पता है, पहले से डिसाइडेड होगा। बल्कि मुझे तो 4 महीने पूरे पता है ना कि मैंने कहाँ जाना है। आपको लोगों को नहीं पता, बस आप फॉलो करते रहो और पढ़ते रहो, उसके अलावा कुछ नहीं। और आपको शेड्यूल मैंने बनाकर दे दिया कि किस किस सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है और कितने घंटे पढ़ना है। जॉब होल्डर ने कितने घंटे पढ़ना है वो भी आप लोगों को बता दिया गया, और जो अनएम्प्लॉयड हैं उन्होंने कितना पढ़ना है वो भी आप लोगों को बता दिया। पूरा प्लान आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये कोई जो है वो आसान टास्क नहीं है। मेरे साथ जुनैद एहतशाम बैठा है मेरे सामने, पूछ लो इसको, 2013 से इसकी इंजीनियरिंग है यूआईटी लाहौर से, और लगा हुआ है। कब से लगा हुआ है? अभी तक लगा हुआ है। तो अभी 15 इंटरव्यूज दिए इसने, कितनी मेहनत की है, कितनी स्ट्रगल की है। तो आपको बेहतरीन गाइडेंस मिल रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है इस बेहतरीन गाइडेंस का फ़ायदा उठाओगे और 6 महीने के अंदर अंदर मुझे जॉब निकाल कर दोगे, क्योंकि मुझे लगता है ये 6 सेशन को मैं सबसे बेहतरीन पढ़ाने जा रहा हूँ, बड़ा प्लान्ड पढ़ाने जा रहा हूँ, और सारी चीज़ों को पहले प्लान कर दिया। आपके दिन में जो लगा हुआ है वो भी बता दिया। इसको कैरी करना, इसको फॉलो करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक हो गया? तो अब हम इस सोलर सिस्टम को पहले खुद से बना लेते हैं ताकि आपको जो है थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सन से छोटा नहीं है, मैं बता देता हूँ सारा कुछ। ये है आपका जी सन, ये आपका है जी सन, और सन के बाद ये आपका जी आपका मरकरी। ठीक है जी, मरकरी के बाद जी ये आपका वीनस। ठीक है जी, ये आपका वीनस, और ये आपका अर्थ, ये आपका अर्थ, ये आपका मार्स, ये आपका मार्स, और ये आपका फिर बट्टे। जिन बट्टों को क्या कहते हैं जनाबे वाला? एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं जिन बट्टों को। ठीक है जी, फिर उसके बाद लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ दिस सोलर सिस्टम, तो दैट इज कॉल्ड जुपिटर। ठीक है जी, जुपिटर। और फिर उसके बाद जो है आपका जुपिटर के बाद जी आपका सैचरन, सैचरन, और सैचरन के बाद आपका यूरेनस, यूरेनस के बाद आपका क्या है जी? नेपच्यून, नेपच्यून। नेपच्यून, और ये आपका जी प्लूटो, ये आपका डॉर्फ प्लेनेट आ गया। और ये आपके पास क्या आ गई जनाबे वाला? ये आपके पास जनाबे वाला आ गई आपकी कॉमेट बेल्ट या कैपलर बेल्ट, जहां पर कॉमेट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जहां पर कॉमेट्स अवेलेबल होते हैं, ये आपके कॉमेट्स हो गए। तो आई होप आपको, और इनको क्या कहते हैं, इन अंदर वाले 4 प्लेनेट को, क्योंकि सूरज की बहुत ज्यादा रोशनी है और इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट है, तो इन बेचारों का साइज जो है ना वो छोटा है। इनको क्या कहते हैं जी? इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब होता है? रॉकी प्लैनेट्स। इनके अंदर रॉक है, सॉलिड है। ये इनकी सरफेस किस तरीके की है? सॉलिड है। और ये जो बाहर वाले 4 प्लैनेट्स हैं, ये मैं अंदर वाले 4 प्लैनेट्स की बात कर रहा हूं, और ये जो बाहर वाले 4 प्लैनेट हैं इनको कहते हैं जूवियान प्लैनेट्स। ठीक है जी, जूवियान प्लैनेट्स कहते हैं। इन दो में से ये दो जो हैं ये आपके क्या होते हैं जी? गैस जियांट है, यानी गैसेस से बने हुए हैं। टोटल इनमें गैसें हैं, गैस के अलावा कुछ नहीं है। और इन ये दोनों क्या है जनाबे वाला? ये आपके आइस जियांट्स हैं, यानी बर्फ। क्योंकि यहां पर सूरज की रोशनी पड़ती नहीं है, यहां पर सूरज की रोशनी पड़ती नहीं है। तो अब यहां पर नाउ, अब आपको सोलर सिस्टम ये है जनाबे वाला आपका सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम ये है आपका सोलर सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं। और ये क्यों टेरेस्ट्रियल है? क्योंकि यहां पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ रही है, इसलिए इनके साइज क्या हो गए हैं जी? छोटे हो गए। यहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, और जो है इस वजह से क्या हुआ? ये अपने साइज को एक्सपेंड कर गए।
और ये लेकिन यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ने से, हीट एनर्जी होने की वजह से ये क्या है जनाबे वाला, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं ये टेरेस्ट्रियल, और इनको इनर प्लैनेट्स भी कह सकते हो आप, ठीक है, और स्टेलर प्लैनेट्स भी कह सकते हैं, आउटर स्टेलर प्लैनेट भी कह सकते हो इसको। इनको इनर स्टेलर प्लैनेट्स और इसको आउटर स्टेलर प्लैनेट्स भी कह सकते हो आप, ठीक है, जूबियन प्लैनेट्स भी कह सकते हो आपको। ये सारा का सारा ये होता है जी आपका जनाबे वाला सोलर सिस्टम। और ये सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है, सोलर सिस्टम में एक तो हो रहा है ये जो मरकरी है, ये मरकरी रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द। ये एक्सिस क्या होता है, एक्सिस एक आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल जिसे कहते हैं कुतबे जनूबी, कुतबे जनूबी। ये जो पुराना दौर था ना, उसमें तो ना हमारे पास जो है वो दूरबीनें थी, ना हमारे पास, आपने बल्कि अभी भी देहातों में मैं जो है थोड़ा सा आप पहले चले जाओ तो वो देख रहे होते थे कि भाई वो सितारा एक हो रहा है जो नॉर्थ की तरफ आपको जो है, वेस्ट की तरफ जो आपको नजर आता है, वेस्ट की तरफ जो है ना डायरेक्ट कर रहा होता है, वेस्ट की तरफ एक सितारा होता है नॉर्थ के अंदर। आपके नॉर्थ के अंदर आप कभी देखोगे बाहर तो आपको एक स्टार नजर आएगा चमकदार, और वो वेस्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ स्टार। और वो किस लिए यूज होता है, डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए। तो उस नॉर्थ स्टार से आप नॉर्थ को डिटरमाइन करते हो और उसके नीचे जो होता है वो साउथ होता है। तो इस तरीके से हर स्टार या जो भी दुनिया की चीज है उसका एक नॉर्थ है, जैसे मेरा ये नॉर्थ है, मेरा ये साउथ है। हर चीज का 4 डायरेक्शन होती है ना, बेसिक डायरेक्शन 4 होती है, एक आपकी नॉर्थ होती है, एक आपकी साउथ होती है, एक आपकी ईस्ट होती है, एक आपकी वेस्ट होती है, ठीक है जी। फिर इनकी कुछ अंदर भी होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। जब हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे होंगे तो साउथ ईस्ट कंट्रीज और साउथ वेस्ट कंट्रीज, इस तरीके की चीजें भी हम देख लेंगे, लेकिन वो वहां पर अभी आपको ये पता होना चाहिए ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, ये 4 तरह की डायरेक्शन जो है वो आपके पास होती हैं, ठीक है। तो ये एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अब इसको जिन लोगों को पता है तो उन्होंने इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना मैग्नेटिक फील्ड के साथ या मैग्नेटिक पोल के साथ। मैग्नेटिक पोल, सोलर विंड, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सोलर विंड्स क्या होती हैं, मैं उसको एक लाइन के अंदर बयान करने की कोशिश करता हूं। यानी सूरज की ग्रेविटी की वजह से, सूरज की एनर्जी की वजह से, सूरज के ऊपर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने की वजह से सूरज की कोर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती हैं, जिसको सोलर विंड कहते हैं। और ये सोलर विंड जो है ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। लेकिन हमारी अर्थ जो है ना, इसके अंदर भी इसकी कोर क्योंकि आयरन और निकल की बनी हुई है, हमारी अर्थ जो है, और ये भी रोटेट कर रही है, और इसकी कोर आयरन और निकल की होने की वजह से अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हेन एवर कंडक्टर पुट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर क्या होता है जी, आपका करंट जनरेट होता है। तो यहां पर जब आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका आयरन और निकल मौजूद है तो इसमें करंट जनरेट हुआ, और उस करंट जनरेशन के नतीजे में आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है अर्थ के अंदर भी। तो दुनिया में वाहिद जो है अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो सूरज से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, उससे जो सोलर विंड्स आ रही हैं, वो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको क्या कर देती है, अर्थ की तरफ नहीं आने देती, और इसी वजह से अर्थ के ऊपर जिंदगी पॉसिबल है। मैं इसको दोबारा बता देता हूं क्योंकि हायर कॉन्सेप्ट है। आपका जो सूरज है, इसकी ग्रेविटी की वजह से, इसकी एनर्जी की वजह से इसके ऊपर क्या हो रही है जी, एक जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है जी मैग्नेटिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ जो फैराडे था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये किस तरीके से जब भी कोई जो फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके अंदर आप कंडक्टर डालोगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये कहता है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर पुट करोगे वहां पर करंट पैदा हो जाएगा। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो अब अर्थ है, अर्थ घूम भी रही है और इसकी कोर के अंदर आयरन और निकल भी है, तो ये मैग्नेट बन गया। इसके मैग्नेट के अंदर जब एक कंडक्टर आपने डाला हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ तो इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इसी तरीके से सूरज की भी हो जाती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड से आने वाली चीजों को क्या करती है, अपनी अंदर नहीं आने देती। अगर ये सोलर विंड इधर आ जाती अर्थ में तो यहाँ पर जिंदगी ना होती। अब मार्स पर हम जाने का प्लान कर रहे हैं,
तो हम ये क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस मार्स के ऊपर क्यों नहीं, मार्स के ऊपर नहीं है क्योंकि मार्स की कोर जो है ना वो ठंडी पड़ती है, हमारी कोर बहुत ज्यादा हीटेड है। जब तक हीट होगी तो फिर ही जो है मैग्नेटिक जो वो फील्ड है या मैग्नेटिक पोल है, यानी दो तरह के पोल होते हैं, एक तो सादा पोल है हर चीज का, मेरा भी एक नॉर्थ पोल है, मेरा भी एक साउथ पोल है, लेकिन एक मैग्नेटिक पोल भी है जो किस में अवेलेबल है, अर्थ के अंदर अवेलेबल है। ये आपने याद रखना है, मैग्नेटिक पोल भी होता है और एक आपका जो है क्या होता है जी, नॉर्मल पोल होता है, ठीक है जी। और नॉर्मल पोल जो है वो टिल्ट की वजह से बनता है, टिल्ट की वजह से, ठीक है। ये अभी एडवांस कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, अभी बस इतना सा आपको बताना चाहिए। सोलर विंड्स क्या होती हैं, सूरज की जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से कुछ जो है यहाँ से रेज खारिज होती हैं, उनको क्या कहते हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं या सोलर विंड कहते हैं। उसके अंदर फिर कॉस्मिक वेव्स भी होती हैं, तो वो एडवांस कॉन्सेप्ट है, उसको रहने दो। बस ग्रेविटी की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई सूरज के अंदर, और इस मैग्नेटिक जो फील्ड से एक जो है रेडिएशन निकली जिन्हें क्या कहते हैं, सोलर विंड। और वो सोलर विंड अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको, उन सोलर विंड्स को अपनी तरफ नहीं आने देती, और इसीलिए अर्थ के ऊपर जिंदगी पॉसिबल है, इसीलिए अर्थ के ऊपर जिंदगी पॉसिबल है। ये इतनी सी बात आपने याद रखनी है। अब हम थे यहाँ पर कि ये जो प्लैनेट हैं, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये क्या कर रहे हैं, ये दो काम कर रहे हैं। दो कौन कौन से काम कर रहे हैं, रिवॉल्विंग और रोटेटिंग। रिवॉल्विंग कहां कर रहे हैं जनाबे वाला, रिवॉल्विंग अराउंड सन, रिवॉल्विंग अराउंड सन, और रोटेटिंग अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। और रोटेट कहां पर कर रहे हैं, अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, यानी ये अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है। मैंने आपके लिए इलस्ट्रेशन रखी हुई है, पिक्चर रखी हुई है, वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी खुद से जरा दिमाग पर बोझ कि यहां पर मरकरी क्या कर रहा है जनाबे वाला, अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रहा है और इसके गिर्द भी घूम रहा है। इसी तरीके से वीनस भी क्या हो रहा है, वीनस भी घूम रहा है, इसी तरीके से अर्थ भी घूम रहा है, इसी तरीके से नेपच्यून भी घूम रहा होगा। ठीक है, अब देखो जो मरकरी है ये नियरेस्ट प्लेनेट है। मरकरी क्या है जनाबे वाला, मरकरी नियरेस्ट प्लेनेट है। मरकरी क्या है जी, नियरेस्ट प्लेनेट है, नियरेस्ट प्लेनेट है और स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, क्योंकि सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी है उसने सुकेड़ के रख दिया है बेचारे को। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, और लेकिन इसने जो सूरज के गिर्द फासला तय करना है वो बहुत कम है। इसने जो सूरज के गिर्द फासला तय करना है वो क्या है, वो बहुत कम है, इसलिए ये फासला ये जल्दी से तय कर लेगा, इसलिए ये फासला ये जल्दी से तय कर लेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट। फास्टेस्ट फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट, मरकरी को क्या कहते हैं जी, फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट। ठीक हो गया, ये तीन सवाल आपके बन सकते हैं। और मरकरी के ऊपर नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, लेकिन इसके जो क्रेट्स होते हैं, क्रेट्स क्या होता है, क्रेट होता है यानी जो बड़े बड़े खड्डे हैं, इनको क्या कहते हैं, सबसे बड़े बड़े खड्डे, यानी जो आतिशफिशा हैं, वॉल्केनोज हैं, जो जहां पर जनरेट हुए वो वॉल्केनो बंद हो गया। अब मैंने कहा कोई आतिशफिशा फटा, वॉल्केनो फटा और इरप्ट हुआ, इरप्ट होने के बाद वो ठंडा पड़ गया, अब उसका जो मुंह है ना वो क्रेट कहलाता है। क्रेट का मतलब खड्डा, बहुत बड़ा मुंह जिसका हो, तो इधर लार्जेस्ट क्रेट्स हैं। क्रेट्स हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं, और इतने गहरे खड्डे हैं कि इधर आइस है, आइस जमी हुई है। अब यहां पर मरकरी पर यह सवाल आ सकता है आपका, पॉसिबल है कि ये सवाल आपका आए कि भाई मरकरी में कोई सोच भी नहीं सकता कि यहां पर आइस हो सकती है, लेकिन बहुत बड़े बड़े गहरे खड्डे हैं और उन खड्डों में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, और जिसकी वजह से यहां पर आइस मौजूद है। मरकरी के अंदर भी आइस मौजूद है, लेकिन एटमॉस्फेयर कोई मौजूद नहीं है। ठीक है जी,
तो ये आपके मरकरी के बारे में सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो आपको बता दिए मैंने। उसके बाद आपका जी वीनस। ये वीनस जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेनेट है। ये वीनस आपका, एक तो आपका ये हॉटेस्ट प्लेनेट है। क्यों है ये मैं आपको बताता हूं। हॉटेस्ट, इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो बता देता हूं। इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी बता देता हूं। और उसके बाद जी हॉटेस्ट, मॉर्निंग, इवनिंग और स्लोएस्ट रोटेटिंग, और इसको ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं। ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ भी कहते हैं इसको। हॉटेस्ट मॉर्निंग क्यों कहते हैं जी? सुबह, जब सुबह होने लगती है उससे पहले अर्थ में आसमान पर आपको जो ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा चमकदार नजर आ रहा होता है ना, वो यही वीनस होता है। अच्छा, आप अब एक बात सोच रहे होगे कि आप कैसे, जो आपको तो बहुत सारे स्टार नजर आ रहे होते हैं, उनमें से कैसे पहचानोगे कि यार ये वीनस है? तो जो सबसे ज्यादा ब्राइट होगा ना वो वीनस होगा। और इसके अलावा जो हिल रहा होगा, जो मूव कर रहा होगा, क्योंकि स्टार आपको मूव नहीं करते हुए नजर आते। आसमान में आपको स्टार मूव करते हुए नजर नहीं आएंगे। जो मूव करता हुआ नजर आ रहा होगा ना वो वीनस होगा। जो नजर आ रहा होगा आपको क्लियर स्काई के अंदर, तो वो क्या होगा जनाबे वाला? आपका वीनस होगा। जो आपको आसमान में नजर आएगा वो कौन सा स्टार होगा आपका जी? वो कौन सा प्लेनेट होगा? वो आपका वीनस होगा। और रात, जब रात चढ़ेगी और आपको आसमान में सबसे पहली जो चमकदार चीज नजर आएगी चलती हुई, वो भी कौन सी होगी? वीनस होगी। और इसीलिए इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। इसीलिए क्योंकि सुबह के टाइम, सुबह तुलू होने से पहले जो चीज नजर आ रही है वो भी वीनस है, और रात को, रात जाने से पहले जो चीज नजर आ रही है, रात आते ही जो चीज नजर आ रही है वो भी क्या है जी? वो भी आपका वीनस है। इसलिए इसे क्या कहते हैं जी? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। अब रोटेटिंग, ये दोनों, ये हॉटेस्ट क्यों है और ये स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लेनेट क्यों है, इसके लिए जो है ना आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसका जो सबसे डेंसेस्ट एटमॉस्फेयर 250 किलोमीटर। आपका जो अर्थ है ना, अर्थ, इस अर्थ के ऊपर आपके जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर की जो पोल्स पर हाइट है ना वो 18 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है, और इक्वेटर पर हाइट 18 किलोमीटर है। यानी आपकी दुनिया में अर्थ के ऊपर जो टोटल एटमॉस्फेयर है ना वो 18 किलोमीटर तक है। लेकिन यहां पर, यानी एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर का मतलब यह है गैसेस, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% है, 21% ऑक्सीजन है, और उसके बाद जो है आपकी कार्बन है। ये सारी जो गैसेस होती हैं, इन गैसेस की तह कहां तक है? तो वो सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर तक। स्ट्रेटोस्फीयर में कोई गैस वगैरह नहीं मौजूद, इसीलिए प्लेन वहां पर उड़ते हैं। क्लाउड होते नहीं है, इसलिए प्लेन आपके वहां पर उड़ते हैं अर्थ के अंदर। लेकिन वीनस के अंदर ये 250 किलोमीटर तक थिक है, थिक इन्वायरमेंट, और इसकी डेंसिटी भी इतनी ज्यादा कि इसके बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है हरिकेन वगैरह बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है ना हवा आपकी बहुत ज्यादा चलती है, और इतने थिक इन्वायरमेंट है इसका। 250 किलोमीटर डेंसेस्ट इसका इन्वायरमेंट है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद इसका इन्वायरमेंट में है क्या? इसके इन्वायरमेंट में 96% कार्बन, 96% क्या है जनाबे वाला? कार्बन है, और 3% आपकी नाइट्रोजन है। ठीक है, 3% आपकी नाइट्रोजन है, 96% गैस इसकी क्या है? कार्बन। तो यही दो वजह है। लेकिन इसको मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट अभी आपको बताऊंगा, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये आपने याद रखना है कि ये हॉटेस्ट क्यों है और ये स्लोएस्ट क्यों है। और रेवोल्यूशन के एतबार से ये कितने नंबर पर होगा? दूसरे नंबर पर। सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन है रेवोल्यूशन के एतबार से? रेवोल्यूशन के एतबार से सबसे फास्टेस्ट है मरकरी। ठीक है जी। और रेवोल्यूशन के एतबार से सबसे स्लोएस्ट कौन सा है? नेपच्यून। स्लोएस्ट रिवॉल्विंग। ठीक है, स्लोएस्ट रिवॉल्विंग आपका कौन सा होगा? क्योंकि सबसे इतना बड़ा फासला बेचारे ने तय करना है, इतना बड़ा फासला तय करना है, तो नेपच्यून सबसे स्लोएस्ट होगा, और आपका मरकरी सबसे तेज होगा। बाकी अपने एतबार से होंगे, अपने हिसाब से जो है ना वो होंगे। लेकिन रोटेशन में ये
रोटेशन में ये क्यों जो है, एक मिनट पानी पी लें। अच्छा, रोटेशन में ये क्यों स्लोएस्ट है और ये हॉटेस्ट क्यों है? हॉटेस्ट तो मरकरी को होना चाहिए, मरकरी सूरज के सबसे ज्यादा करीब है, लेकिन मैं लिख रहा हूं कि हॉटेस्ट ये है। तो ये क्यों है और ये स्लोएस्ट क्यों है? तो ये दोनों चीजें आपको अभी पता चल जाएंगी, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। तो अर्थ, अर्थ आपका, मून के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इनके अर्थ ओनली बायोस्फीयर इन द आपकी यूनिवर्स अभी तक नॉन जो है, जो आपकी दुनिया के अंदर वाहिद जो जगह है जहां पर जिंदगी मौजूद है, तो वो क्या है जी? आपकी अर्थ है। ठीक है जी। और अर्थ का जो है एक मून है, और जो है अर्थ का जो मून है वो 3,84,000 किलोमीटर है, यहाँ पर 3,84,000 किलोमीटर इससे दूर है। और एक इसकी नेचुरल सैटेलाइट है ये। मार्स के 2 मून है, और मार्स को रेड प्लेनेट भी कहते हैं। मार्स को रेड प्लेनेट भी कहते हैं। और मार्स पर हम जिंदगी को ढूंढने के एलॉन मस्क जो हैं, एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून, वो प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक कॉलोनी को बसाया जाए। ठीक है। तो हमने मरकरी पर, वीनस पर, अर्थ पर, मार्स पर, जुपिटर पर, सैचरन पर, यूरेनस पर, नेपच्यून पर, इन तमाम पर जो है ना वो हमने सैटेलाइट भेजी हैं। और इवन के आपका वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, ये जो है आपके प्लेनेट से बाहर भी, और होराइजन 1, इस तरह के जो ये स्पेस क्राफ्ट हैं ये भी भेजे जाते हैं। और ये किस तरीके से जो है वो मैसेज वगैरह लेते हैं, तो ये एंटीने, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म के एंटीने लगे होते हैं। और जो है ना वो एंटीने जो है हमारी अर्थ के पास सिग्नल भेजते हैं, और हम उसके अंदर जो कैमरे लगे होते हैं उससे इन जगहों की तस्वीरें देख रहे होते हैं। बाकी रोबोट वगैरह भी भेजते हैं। बाकी अर्थ के ऊपर जो है अभी तक 24 एस्ट्रोनॉट जो है वो जा चुके हैं। 6 मिशन, अपोलो 11, अपोलो 12, अपोलो 13, अपोलो 14 और अपोलो 17। तो ये 6 मिशन जो हैं वो जा चुके हैं जो है आपके मून के ऊपर। ठीक है, मून के ऊपर। और नील आर्मस्ट्रांग और बुल्स आल्ड्रिन, ये 2 लोग थे जिन्होंने चांद के ऊपर पहला कदम रखा था, और 20 जुलाई 1969 को। ठीक है जी। और ये आपका जो है अर्थ का थोड़ा सा आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद मार्स की, ये भी रेड प्लेनेट है, और इसके अंदर जो है वो देखी जा रही है। तो फिर इन दोनों के दरमियान क्या है जनाबे वाला? इन दोनों के दरमियान एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है, और इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर क्या है जनाबे वाला? बट्टे हैं। बट्टे किस चीज के हैं जी? गैस के हैं, और स्टोन के हैं, और सैंड के हैं। सैंड, स्टोन, इस तरीके के जो है गैस के और डस्ट के ये बट्टे जो हैं, इनको एस्ट्रॉयड कहते हैं। और ये बड़े साइज के भी हो सकते हैं, और ये छोटे साइज के भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हैं जी एस्ट्रॉयड बेल्ट, और ये क्या कर रहे हैं? ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड जो है आपके सन के। अब उसके बाद जो है आपका जुपिटर, तो ये लार्जेस्ट प्लेनेट है, फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट रोटेटिंग, क्योंकि रिवॉल्विंग के हिसाब से तो ये 5वें नंबर पर है। रिवॉल्विंग के एतबार से ये 5वें नंबर पर है। आपका पहले नंबर का लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? पहले नंबर पर ये। दूसरे नंबर पर आपका लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? ये। तीसरे नंबर पर कौन सा है? ये। चौथे नंबर पर कौन सा है? ये। बाहर वाले चारों अंदर वाले चारों से बड़े हैं। बाहर वाले चारों बड़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे तरतीब है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद 5वें नंबर पर ये है अर्थ। अर्थ साइज के एतबार से 5वें नंबर का प्लेनेट है। अर्थ साइज के एतबार से 5वें नंबर का प्लेनेट है। और फिर 6ठे नंबर पर ये, और 7वें नंबर पर ये, और 8वें नंबर पर स्मॉलेस्ट ये। ठीक है जी। अर्थ जो है वो आपका 5वें नंबर का प्लेनेट है, ये आपको पता होना चाहिए। और वीनस जो है इसका कितना मास है? 5.97 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg, किलोग्राम। ठीक है जी, किलोग्राम इसका वजन है अर्थ का। और ये आपको पता होना चाहिए, अर्थ का जो वजन है ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, ये भी आ सकता है आपका सवाल। और ये आपका सोलर सिस्टम है। इसमें जी जुपिटर पर हम पहुंच गए हैं, और जुपिटर के कितने मून हैं वो मैंने आपको बता दिए जी। 79 इसके मून हैं, और ये फास्टेस्ट है, और इसको गार्ड ऑफ अर्थ भी कहते हैं। गार्ड ऑफ अर्थ क्यों कहते हैं जनाबे वाला? ये जो एस्ट्रॉयड है, हो सकता है इन एस्ट्रॉयड में से कोई अर्थ के ऊपर जो है वो आके गिर जाए, लेकिन क्या होता है, ये जुपिटर जो है
ये जुपिटर की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी। तो जुपिटर का जो मास है उसकी ग्रेविटी की वजह से ये जो एस्ट्रॉयड है ये अपनी तरफ इनको रख लेता है। और अगर इधर से कोई कॉमेट भी आता है, कोई कॉमेट भी आता है, कोई शाहबिया आता है, तो उसको भी ये क्या करता है, वो जुपिटर के अंदर जाकर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, ना कि वो अर्थ को डिस्टर्ब कर सके। ठीक है जी, तो अर्थ को वो डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि वो जुपिटर के अंदर जो है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गार्ड ऑफ अर्थ भी कहते हैं जुपिटर को। लार्जेस्ट है, फास्टेस्ट है, रोटेटिंग प्लेनेट है, और रोटेशन के एतबार से अपने एक्सिस के गिर्द ये सबसे ज्यादा, क्योंकि गैस है, कोई एटमॉस्फेयर तो है नहीं इधर। ठीक है जी, और इसे घूमने के लिए बहुत हल्का सा है, तो इसको घूमने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो आसानी होती है, इसलिए सबसे तेज घूमता है ये, फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है। उसके बाद जो आपके सैचरन है, सैचरन के बारे में आपको बता दिया, 82 इसके जो है वो मून है, 82 मून। दोबारा भी लिख देता हूं, सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट किस प्लैनेट में है, सैचरन में है। और यूरेनस जो है, यूरेनस इसके बारे में और वीनस के बारे में, ये रोटेट ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जो है ये रोटेट करता है। बाकी सारे के सारे आपके वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये वीनस जो है, वीनस एक ऐसा प्लेनेट है जो क्या करता है, जो आपका जो है ईस्ट से रोटेट करता है। यानी यहां पर सूरज कहां से निकलता है, मगरिब से निकलता है। यहां पर सूरज कहां से निकलता है जी, मगरिब से निकलता है, क्योंकि इसकी रोटेशन का इस तरीके से सीक्वेंस है। उसके बाद ये आपका जो यूरेनस है, यूरेनस जो है ये आपका इस तरीके से घूमता है। बाकी प्लैनेट तो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, और वीनस ऐसे ऐसे घूम रहा है, यूरेनस ऐसे ऐसे घूमता है, यूरेनस ऐसे ऐसे घूमता है। इसकी जो इसकी भी रोटेशन है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ नेपच्यून। ग्रेविटी जो नेपच्यून की है उसने इसकी रोटेशन को इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये इसकी रोटेशन इस तरीके से है। ठीक है जी, तो इसकी रोटेशन हम इस तरीके से लगा लेते हैं। तो ये दो रोटेशन डिफरेंट है, बाकी सारी की सारी आपको यूरेनस जो है वो इस तरीके से रोटेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और नेपच्यून और यूरेनस जो है ये आपके आइस जियांट्स हैं, इधर सूरज की रोशनी नहीं आती, इसलिए जो क्या होता है जी, इसलिए यहाँ पर जो है कोई जो है एटमॉस्फेयर भी नहीं है, कोई जिंदगी भी नहीं है। और नेपच्यून को जो है इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं और इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं, नहीं अर्थ को कहते हैं, सॉरी ब्लू प्लैनेट को, अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लैनेट, क्योंकि पानी की वजह से उसको बस नेपच्यून ही कहते हैं। ठीक है, नेपच्यून ही कहते हैं। एक इसको डिस्कवर करने वाले के ऊपर थी, लेकिन वो अभी छोड़ दो। तो अर्थ को ही आप ब्लू प्लैनेट कहते हो। तो ये आपके 8 जो प्लैनेट्स हैं और उनके बारे में थोड़ी बहुत जो इंफॉर्मेशन है ये आपको पता चल गई, बेसिक इंफॉर्मेशन। ये रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है इनकी तस्वीर भी अभी आपके पास आती है। अब आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बल्कि एक और थोड़ी सी चीज बता दूं, फिर उसके बाद आपको, बल्कि 1 मिनट रुक दो, यहीं पर अभी जगह पड़ी है हमारे पास। अच्छा, आप देखोगे एक होता है मिटियोर, जिसको शूटिंग स्टार कहते हैं। ये जो मिटियोर होता है ना आपका, ये मिटियोर कॉमेट भी हो सकता है और एस्ट्रॉयड भी हो सकता है। ठीक है, यानी यहां से भी हो सकता है कि ये आ जाए, और यहां से भी हो सकता है कि कोई आ जाए। ठीक है, एस्ट्रॉयड या कॉमेट ये दोनों मेटियोर बन सकते हैं। लेकिन मेटियोर बनते कब हैं, जब ये अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं, शूटिंग स्टार अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब ये घुस जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं, मेटारॉइड। मेटारॉइड अर्थ एटमॉस्फेयर में जब घुस जाते हैं। ठीक है जी, अर्थ एटमॉस्फेयर में जब घुस जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं जी, मेटारॉइड। और इनमें से होता यह है कि ये क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिक है, तो हो सकता है ये सारे के सारे डिफ्यूज हो जाएं, अर्थ के ऊपर नीचे गिर ही ना सकें, तो इनका कुछ बचे ही ना। अर्थ में जो डिफ्यूज हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मेटारॉइड। मेटारॉइड। और अगर कोई इनमें से अर्थ के ऊपर आकर गिर जाए, कुछ उसका हिस्सा बच के, उसको कहते हैं मेटारॉइड। ठीक है, रेमनेंट्स जो होते हैं अर्थ के ऊपर, जो थोड़ा बहुत कुछ बच जाए और हमें मिल जाए, तो उसको क्या कहते हैं जनाबे वाला, मेटारॉइड। तो ये क्या होते हैं जी, ये आपके कॉमेट हो सकते हैं, और जो आपके मिटियोर होते हैं इनको शूटिंग स्टार कहते हैं। ये सवाल आया हुआ है आपका,
और ये जब अर्थ एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो इनको मेटेरॉइड कहते हैं। तो अगर कोई उनमें से बचा कर जमीन पर आ जाए तो उसको मेटेरॉइड कहते हैं। ठीक है जनाबे वाला। तो ये आपके एस्ट्रॉइड और कॉमेट के बारे में। और बाकी जो है आपको डार्क प्लैनेट क्या होता है, सीरस और प्लूटो। ये प्लूटो मैंने बना दिया जी। प्लूटो को सोलर सिस्टम से कब निकाला गया था, 2006 के अंदर निकाला गया था प्लूटो को। और ये डार्क प्लैनेट है जनाबे वाला, आपका डार्क प्लैनेट है। डार्क प्लैनेट क्या होता है जनाबे वाला, जो प्लैनेट की कैटेगरी में पूरा नहीं उतरता। अभी मैं आपको थोड़ा सा जो है वो तस्वीर इसकी बना दो, फिर उसके बाद मैं आपको जरा थोड़ा सा दिखा देता हूँ जो मैंने आपके लिए पिक्चर इकट्ठी की। हाँ वो मैं बताता हूँ, वो मैं अगली स्लाइड में बताता हूं, बल्कि हाँ फिर उसके बाद हम आपको पिक्चर दिखाते हैं। वीनस हॉटेस्ट क्यों है और वीनस स्लोएस्ट क्यों है, ये दोनों सवालों के जवाब, ये दोनों सवालों के जवाब। वीनस गॉड ऑफ लव, ठीक है, इसको पहले कहते हैं, इसका जो ओल्ड नेम है। ये सारे के सारे जो आपके प्लैनेट्स हैं ना, इन सब के नाम ग्रीक या रोमन मैथोलॉजी से लिए गए हैं, उन्हीं के देवताओं के ऊपर इनके नाम है, सिवाय अर्थ के। अर्थ जो है एक जर्मन वर्ड है, ठीक है जी, अर्थ एक जर्मन वर्ड है। बाकी इसके अलावा सारे के सारे ये ग्रीक लेटर जो है वो है, ग्रीक से आए हैं इनका नाम। तो वीनस जो है ये पहले नंबर पर ये हॉटेस्ट क्यों है, और दूसरे नंबर पर ये स्लोएस्ट क्यों है। ठीक है, तो अगर इसका जो पेपर में था जवाब आना है, मैं पहले वो बता दूं। हॉटेस्ट है CO2 अब्जॉर्प्शन, और स्लोएस्ट क्यों है, थिक एनवायरमेंट, थिक एटमॉस्फेयर। अच्छा, ये इसके जवाबात हैं। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपका जो वेदर होता है, ये 24 आवर जो डेली हमारा तब्दील हो रहा होता है, 24 आवर, इसे क्या कहते हैं, वेदर। और सीजन जो 3 से 4 महीने में तब्दील हो रहा होता है, 3 से 4 महीने में जो तब्दील हो रहा होता है, या 5 महीने में या 6 महीने में जो तब्दील हो रहा होता है, उसे क्या कहते हैं, सीजन। क्लाइमेट क्या होता है, 25 ईयर जो रिकॉर्ड होता है, जो एवरेज टेम्परेचर होता है किसी भी एरिया का, किसी भी जगह का, 25 ईयर का जो रिकॉर्ड होता है, इसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट। ठीक है, और इसी ये क्लाइमेट, सीजन और ये वेदर, ये सारे के सारे हैं क्यों, अर्थ के ऊपर ये एटमॉस्फेयर है क्यों, या वीनस पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए हमें ग्रीन हाउस, अर्थ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखना पड़ेगा, और कार्बन को समझना पड़ेगा कि कार्बन है क्या। आपकी जमीन पर आज जो भी जिंदगी मौजूद है ना, वो है कार्बन की वजह से। क्यों कार्बन की वजह से, जो भी हीट होती है प्लैनेट्स पर वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैसेस हैं जो हीट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन डाई, आपकी सूरज है ना, सूरज से आपकी रोशनी आई, हीट आई, एनर्जी आई, वो आपकी जमीन के ऊपर पड़ी, जमीन के ऊपर पड़ी, जमीन ने वो रोशनी को जज्ब कर लिया, जमीन ने उस रोशनी को जज्ब कर लिया। फिर जब सूरज चला गया, यानी सूरज गरूब हो गया, जमीन ठंडी हुई, ठंडी होकर उसने अपनी वो हीट छोड़ी ऊपर की तरफ, दोबारा वो ठंडी हुई क्योंकि उसके ऊपर अब सूरज नहीं है, उसने अपनी हीट छोड़ी। जब उसने हीट छोड़ी तो उसके अंदर मौजूद थी कार्बन, 0.04% हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो वो जो कार्बन हमारे अंदर मौजूद थी ना, उसने हीट को अब्जॉर्ब कर लिया, और ये आज आपकी अर्थ के ऊपर जितनी भी गर्मी है ना, ये उसी 0.04% की वजह से।
ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जो भी आपकी अवेलेबल हीट है, ये जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये क्या होती है, ये हीट अब्जॉर्बिंग गैस होती है। ठीक है, ये हीट को क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। और इधर कार्बन कितनी है, 96%। तो इधर जो है क्या होता है, जितनी भी हीट आती है वो सारी की सारी वीनस क्या कर लेता है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर हीट को बाहर जाने ही नहीं देता। इसलिए ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है। इसलिए ये सबसे ज्यादा क्या है जनाबे वाला, हॉटेस्ट प्लेनेट है। तो क्लियर हो गया जी, क्यों है जी हॉटेस्ट प्लेनेट ये, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 96% है और ये सारी की सारी, असल में वीनस जो है ना, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, अब उसने क्या किया, 96% उसके अंदर कार्बन थी, उसमें सारी की सारी कार्बन की ने हीट को ऑब्जॉर्व कर लिया और उसको बाहर निकलने ही नहीं दे रही हीट को, इसलिए सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है। अब इसका जो इन्वायरमेंट है, ये स्लोएस्ट रोटेटिंग क्यों है, रोटेशन के एतबार से स्लोएस्ट क्यों है, रोटेशन के एतबार से इसलिए ये स्लोएस्ट है क्योंकि इसका जो इन्वायरमेंट है बहुत ज्यादा थिक है, 250 किलोमीटर तक इसके अंदर क्या है, गैसेज है। और उन गैसेज ने ना, अर्थ के ऊपर आपका जो प्रेशर होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है 15-16 किलोमीटर या 14 पीएसआई होता है। ठीक है जी, 14 पीएसआई होता है आपका ये जो प्रेशर होता है, लेकिन यहां पर 1300 पीएसआई प्रेशर है। यहां पर कितना है, 1300। यानी यहां पर कोई भी चीज होगी वो दब के रह जाएगी, यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है आपके। और वो जो प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर ने इसको ना घूमने के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किलात दी है। ये घूमने में, यानी जब आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, आप जैसे मर्जी घूमो फिरो, जो मर्जी खाओ पियो, लेकिन अब जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, फिर आपको ऐसे हिल, आराम आराम से आप हिल सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है। जब मेरे ऊपर 100 किलो चीज डाल दो, मेरे ऊपर 1000 किलो, यानी प्रेशर का मतलब क्या है, प्रेशर का मतलब आपका वजन बढ़ रहा है, और जब आपको ज्यादा वजन कैरी करना पड़ेगा तो आपको घूमने में मुश्किल हो रही होगी। तो अपने थिक एटमॉस्फेयर की वजह से ये स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लेनेट है। तो वीनस स्लोएस्ट रोटेटिंग है और हॉटेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसकी वजह से ये हॉटेस्ट है। ग्रीन हाउस कार्बन अब्जॉर्प्शन की वजह से हीट सारी की सारी अब्जॉर्ब कर लेती है। अब इसमें से इसका जो इतना थिक एनवायरमेंट है, 70% तो सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन जो 30% अंदर जाती है ना, वो बाहर कभी भी नहीं आती 96% की वजह से। और उसमें इधर वॉल्केनोज है, वीनस के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्केनोज है। और वीनस के अंदर सबसे जो ऊंची आपकी माउंटेन है, जो आपकी सबसे ऊंची माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, इससे भी ऊंची इधर पहाड़ है। और सबसे आपकी जो वो है ग्रैंड कैनियन, ये जो अमेरिका के अंदर आपकी जो दो क्लिफ के दरमियान जो आपकी एक जो है वो होती है, खाई होती है, उसको क्या कहते हैं, ग्रैंड कैनियन कहते हैं। सबसे दुनिया की जो गहरी खाई है वो कौन सी है, ग्रैंड कैनियन। तो इधर ग्रैंड कैनियन से भी गहरी खाइयां मौजूद है जो है ना वीनस के अंदर, क्योंकि इधर लावे की बारिशें हो रही हैं, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा हीट है और वो हीट क्या कर रही है, लावा इरप्ट करवा रही है, और उधर बहुत ज्यादा जो है ना वो खाइयां बन रही हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी जो है ना वो माउंटेन्स बन रही हैं। समझ आ रही है। इस तरीके से ये वीनस के बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन पता चल गई कि ये हॉटेस्ट क्यों है और ये स्लोएस्ट क्यों है। क्लियर हो गया। तो नोट्स मैं दे दूंगा आपको, नोट्स बल्कि दिए हुए हैं, इसके नोट्स दिए हुए हैं आप लोगों को इसके। ठीक है, इसके अंदर जो एडिशन इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो ऐड कर लेना। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको अभी दिखा दूं, आपको अब मेरी स्क्रीन आई होप नजर आ रही होगी। तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स क्रिएटेड, और जो है उसके बाद जो है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो आपका ये सोलर सिस्टम क्रिएट हो गया। तो ये गैलेक्सी की डेफिनेशन आपने देख ली, ब्लैक होल, स्टार, कॉमेट, एस्ट्रॉयड, प्लैनेट, सैटेलाइट, ये सारी मैंने आपको पढ़ा दी। फिर उसके बाद ये आप किस तरीके से आपका स्टार का साइकिल होता है, ये भी आपको पढ़ा दिया, और आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ये भी उसी के मुतल्लिक है। फिर ये है जी आपका सोलर सिस्टम, और इसके अंदर ये देखें जी, ये है एस्ट्रॉयड बेल्ट, और ये है आपके पास जी ये जिसे आप कहते हो जी कैपलर बेल्ट। ठीक है जी, तो इसके अंदर ये कॉमेट्स हैं और ये आपके एस्ट्रॉयड्स हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको ये नजर आ रहा होगा। फिर उसके बाद ये भी एक सोलर सिस्टम, ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, ये जुपिटर है, सैचरन है, यूरेनस है, और इस तरीके से आपका नेपच्यून है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ सन भी आपको पढ़ा दिया गया है। मरकरी के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है,
ये आपको फाइल भेज दूंगा। वीनस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि 96% कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। ये सारा का सारा मार्स के ऊपर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है। जुपिटर के बारे में, ठीक है जी, 11 अर्थ के बराबर है ये, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। यूरेनस के बारे में और नेपच्यून के बारे में, प्लूटो के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है। और ये अर्थ के ऊपर जैसे 365 दिन का दिन होता है, मरकरी का 88 का होता है, वीनस का 225 का होता है, जुपिटर का 12 साल का होता है। तो ये तो आपको मरकरी का पता होना चाहिए क्योंकि इसका सबसे कम होता है साल जो है ना, क्योंकि ये इसका सूर्य के गिर्द चक्कर लगाना इसके लिए बहुत आसान होता है। और उस हिसाब से नेपच्यून आपको पता है सबसे वो दूर है, तो इसलिए उसका साल सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा उसका साल होगा। उसके बाद ये अर्थ और मरकरी, इनके मून्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है थोड़ी बहुत इनके बारे में। फिर ये जो मैंने मेटेरॉइड, कॉमेट और उसके बारे में जो बताया है, तो ये सारा बेहतरीन तरीके से जो बात मैंने बताई है वही लिखी हुई है, ठीक है। तो ये बड़ी बेहतरीन करके ये दोबारा वही बात थी। पार्सेक एक यूनिट होता है, ये 3.26, ये भी बल्कि आपको बताया था मैंने, ठीक है। ये इसके बारे में भी आप देख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद ये आपकी ये होती है जी गैलेक्सी, ये मिल्की वे गैलेक्सी है, ये देखें, ये स्पाइरल शेप है। ये है आपका इस जगह पर, यहाँ पर, ये आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं अगर, ये देखें, ये कलर थोड़ा सा ले लेते हैं। ये देखें, सोलर सिस्टम आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। ये सारी की सारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके अंदर ये हमारा सोलर सिस्टम है, ओरियन स्पर में, ठीक है जी। ओरियन ये एक इलाका है, ओरियन स्पर इस जगह पर, ठीक है जी, जहां पर सोलर सिस्टम हमारा मौजूद है। ये हमारा सन है, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, और ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, इनको जूवियन प्लैनेट कहते हैं। और ये रॉकी मटेरियल के बने हुए हैं, सॉलिड सर्फेसिस हैं, ऊपर बाहर जो है वो गैस जायंट और आइस जायंट हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये सारी की सारी आप ये देखें जी, इस तरीके का हमारा सोलर सिस्टम आपको लगता है। और ये है जी आपकी कुइपर बेल्ट जो है। और फिर ये जो बाहर इसके सबसे बाहर सूरज के एज क्या है, उसको ऑर्ट क्लाउड कहते हैं, ठीक है जी। तो ये भी आपके पास गैलेक्सी एक स्पाइरल टाइप की होती है, और एलिप्टिकल और इरेगुलर, ये 3 टाइप की आपको पता होनी चाहिए। बाकी आपको नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है। तो ये आपका जो है ये सोलर सिस्टम की एक और बड़ा अच्छी पिक्चर है। ये भी एक और कॉमेट क्या होता है, अ बॉडी ऑफ आइस, रॉक एंड डस्ट। और मेटेरॉइड क्या होता है, अ स्मॉल रॉकी और मेटल ऑब्जेक्ट। तो ये सारा लिखा हुआ भी। और ये जी आपकी कुइपर बेल्ट, ये प्लूटो है। प्लूटो के थोड़ा सा इधर लाल कलर की ये जो आपको नजर आ रही है, तो ये आपकी कुइपर बेल्ट है, ठीक है जी। और ये आपका ऊट क्लाउड है। ये इसके बाद ये जो है इस जगह पर, तो ऊट क्लाउड कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें आई होप के जो है वो समझ आई होंगी। तो आपका कोई सवाल है सोलर सिस्टम से मुतल्लिक तो आप बताएं। मैं ये करवा देता हूँ, ठीक है जी। तो सोलर सिस्टम में आई होप कोई चीज़ रह तो नहीं गई, मेरा ख्याल है, ठीक है। ये सारे सवाल भी आप देख लीजिएगा और अपने नोट्स अच्छे से बनाइएगा सब लोग, ठीक है। अपने नोट्स अच्छे से बनाइएगा। 1 मिनट 20 सेकंड 1 घंटा 20 मिनट के अंदर मैंने पूरा का पूरा सोलर सिस्टम आपको पढ़ा दिया। अगर कुछ है हिम्मत थोड़ा सा और, अगर आगे एक टॉपिक है, एक और टॉपिक पढ़ना तो बताओ, अपनी हिम्मत है तो हमारे अच्छी बात है। अगर जज्बा है तो बंदे सही है। हाँ, प्लूटो के ऊपर ल्यूनर ल्यूनर मून, सॉरी ल्यूनर सी भी होता है चांद के ऊपर। ल्यूनर सी क्या होता है जनाबे वाला, डार्क प्लेन ऑन मून, डार्क प्लेन ऑन मून, इसको क्या कहते हैं, ल्यूनर सी कहते हैं। ल्यूनर सी रेफर्स टू डार्क प्लेन ऑन मून, ठीक है जी। डार्क प्लेन ऑन मून इसको क्या कहते हैं, ल्यूनर सी। और ये जो आपका चांद और सूरज है, इसके दरमियान क्या है जी डिस्टेंस, 3,84,000 किलोमीटर। डार्क प्लेन भी आ गया। और हाँ, प्लूटो के ऊपर, प्लूटो हैव जो है आइस माउंटेन्स, प्लूटो के ऊपर भी आपकी आइस माउंटेन्स है। यही है ना जनाबे वाला, एसेंट गैड में ये आया था, ठीक है। तो ये प्लूटो के बारे में ये सवाल आया हुआ था। प्लूटो यानी कौन सा अर्थ के अलावा ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर जो है वो माउंटेन्स हैं, तो आइस माउंटेन्स जो है वो प्लूटो के अंदर है। प्लूटो
यानी है तो प्लेनेट ही ना, डॉर्फ है या जैसा भी है, यानी प्लेनेट की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरा तो, लेकिन है तो डॉर्फ प्लेनेट, यानी ऐसा प्लेनेट जो प्लेनेट नहीं है उसको भी प्लेनेट ही कहेंगे। ठीक है जी, तो ऐसा प्लेनेट ये प्लूटो है। ठीक है जी, और ये प्लूटो आइस माउंटेन, अर्थ जैसी जो माउंटेन्स हैं वो इधर भी अवेलेबल है प्लूटो के ऊपर। और डार्क प्लेन ऑन मून, इसको ल्यूनर सी कहते हैं। और इसके अलावा हाँ, इसमें आइस वॉल्केनोज भी डिस्कवर हुए हैं। ये बल्कि करंट अफेयर का सवाल है, आइस वॉल्केनोज भी डिस्कवर हुए हैं। तो जो है, हाँ, जो है मरीख के ऊपर जो मार्स है उसके ऊपर सूरज, और एक है यूरोपा, जो 4 मून है ना जुपिटर के 4 मून हैं, उनको डिस्कवर किया था जो है गलीलियो गलीली ने। उनमें से एक है यूरोपा हैव लाइफ साइंस। तो इसलिए ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यूरोपा किसका मून है जी? ये जुपिटर मून है। जुपिटर मून है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है कहीं और जिंदगी इस प्लेनेट के अलावा। मार्स की थोड़ी डिटेल, मार्स रेड प्लेनेट है। इसका रेड कलर इसलिए है कि इसमें जो है ना वो आयरन है। ठीक है जी, आयरन की वजह से कहते हैं इसका कलर जो है वो रेड है। जैसे हमारे खून का कलर क्यों रेड है, हमारे भी हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, वो कैसे है? वो भी आयरन की वजह से है। कहते नहीं आयरन की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन कम हो गया इसका। ठीक है, तो हमारा रेड कलर क्यों होता है जी ब्लड का? इसी वजह से होता है। तो आयरन है जी इस मार्स के अंदर। समझ आ गई बात की? तो मार्स के बारे में ये है कि मार्स के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो अभी एलॉन मस्क जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर एक कॉलोनी बसाई जाए, वहां पर कुछ जो है वो किया जाए। तो बस इतना सा है, और ज्यादा जान के आपको क्या करना। और ये मार्स जो है इसका भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इधर, लेकिन कह रहे हैं कि शायद इधर वाटर के असरात मौजूद हैं, तो जिसकी वजह से जो है लाइफ इधर शायद कुछ ना कुछ कर आके हो जाए। लेकिन इधर जो है बहुत ज्यादा भी मसाइल मौजूद हैं। ठीक है, मार्स के ऊपर। तो इतना आपके लिए बहुत है सोलर सिस्टम के हवाले से ना। नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मैंने बताई हैं, आर्टिफिशियल लियो, मियो और जियो, ये लिखा होगा नोट्सों में ना। ठीक है, लो, बाकी मेरे मुंह से भी आपने सुन लिया। लो अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो साइंस स्टूडेंट वाले बच्चे ये इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें और इनको अच्छे तरीके से करें। जो जो मैंने जितनी बात की है इसको लेक्चर को 2 बार देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो वो ये सारे क्वेश्चन जो मेरे मुंह से निकले हैं या मेरे नोट्सों में अवेलेबल हैं या मैंने जो पिक्चर्स दिखाई हैं उन सब के नोट्स एक कंप्रिहेंसिव बनाएं, अपने क्वेश्चंस बनाएं। बाकी अलियास साहब इंशाल्लाह आपको टेस्ट भी जो है बना कर दे देंगे कल। तो इंशाल्लाह आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, तो टेस्ट से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने ये कितना किया है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजन उधर बहुत लेकिन कम है। ऑक्सीजन है मार्स के अंदर लेकिन कम है। ठीक है, काफी है। ठीक, बहुत नहीं, काफी ज्यादा हो जाएगा अभी, भाग ना जाए ना बच्चे। सोलर सिस्टम आज टॉपिक था, सोलर सिस्टम ऐसा ऐसा आपको लेकर जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? आर्टिफिशियल और नेचुरल के अंदर फर्क यही है कि आर्टिफिशियल इंसान भेजता है, नेचुरल खुद ब खुद बन जाती है, यही फर्क है। ठीक है, दोनों ऑर्बिट करती हैं अराउंड प्लेनेट। सैटेलाइट्स जो होती हैं वो प्लेनेट के अराउंड जो है वो करती हैं। जैसे देखो, गैलेक्सी है वो अपने ब्लैक होल के गिर्द घूमती है, सूरज है वो उस गैलेक्सी के गिर्द घूमता है, प्लेनेट हैं वो उस स्टार के गिर्द घूमते हैं जिसके वो होते हैं प्लेनेट, और मून है या सैटेलाइट्स हैं नेचुरल वो उस प्लेनेट के गिर्द घूमते हैं। ठीक है जी, तो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं ये भी उस प्लेनेट के गिर्द घूमते हैं, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसको इंसान भेजता है, इसको इंसान भेजता है और वो नेचुरली।
कोई सवाल है तो पूछो, सवाल है, कोई कॉन्सेप्ट, कोई और चीज पूछ लो इस सोलर सिस्टम के हवाले से, कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं नहीं, उसका नाम है, वो प्लान स्टार है नहीं, वीनस को कहते हैं मॉर्निंग स्टार। असल में आसमान में जो चीजें भी हमें नजर आती हैं हम उनको स्टार कह देते हैं। आसमान में हमें जो चीजें भी नजर आती हैं, लेकिन वो बस अब वो गलतुल आम है। अब हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इससे मुराद ये नहीं है। लीप ईयर, लीप ईयर पढ़ना है वैसे आगे, दो लेक्चर बाद आ जाना। लीप ईयर होता है कि हर 4 साल बाद ना एक ऐसा फरवरी आता है जिसके अंदर जो है ना आपके 29 दिन होते हैं, ठीक है, हर 4 साल बाद। जैसे अब अभी चेक कर लेते हैं ये 2022 लीप है कि नहीं। 2022 जो है इसको 4 पे डिवाइड करो, 4×5 = 20, नहीं ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 2024 होगा लीप ईयर, जो 4 पर डिवाइड हो जाए ना तो वो लीप ईयर होगा। 4×5 = 20, 4×4 = 24, ठीक है। 2024 लीप ईयर होगा। यानी लीप ईयर का क्या मतलब है, इसके फरवरी के अंदर 29 दिन होंगे। लीप ईयर का क्या मतलब होता है, इसके फरवरी के अंदर कितने होंगे जी, 29 दिन होंगे, और ये कितने 4 साल बाद आता है, ठीक है जनाबे वाला। तो जो है ये ही लीप ईयर के बारे में सवाल भी आता है बस। दो हजार छह में इन्होंने प्लूटो को रिसर्च किया, और जो है जो वॉयजर 1 थी मेरा ख्याल उसने कुछ तस्वीरें वगैरह दी थी, और इसके अलावा भी कुछ इस तरह का इशू था कि वो प्लेनेट की कैटेगरी के अंदर पूरा उतरता ही नहीं था, इसलिए उसको जो है प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया बस। अमेरिका के इलेक्शन भी लीप ईयर के थ्रू होते हैं? क्या लीप ईयर में होते हैं? हाँ सही है। हाँ हो गई है, वो पहले इलेक्शन उनके हुए थे, तो डेमोक्रेसी उधर कितना फ्लरिश कर गई है, तो यानी उधर तो बड़ा जबरदस्त है चीज। आफ्टर एवरी 4 ईयर, बिल्कुल कह सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 1.5 घंटे में वाइंड अप करें। रमजान तक तो हम 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, आई होप आपके सवालात भी क्लियर कर दिए, और जो है और अगर कोई आपका सवाल है तो पूछ सकते हैं आप, मैं बाकी देख लूँ अगर कोई। मरियम कर देती है रिप्लाई बच्चों को ना। बिल्कुल। ठीक हो गया, चलें। ये एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन अभी हमने पढ़नी है, ठीक है। ओके ओके ओके।